पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग लिन जो था वो रान्यू प्लैनेट पे आकर पहुंच चुका था। यहाँ पर आने के बाद उसका सबसे पहला टारगेट यही था कि उसको सेलेस्टियल जेड चाहिए। सेलेस्टियल जेड लेने के लिए वो अपने कई सारे ट्रेजर को बेचने के लिए तैयार होता है। वो सुन फैमिली के एक दुकान पर जाता है और वहां जाने के बाद जो एल्डर था उसको अपने ट्रेजर वगैरह सेल करना शुरू कर देता है, जिसके बदले वो सेलेस्टियल जेड की मांग कर रहा था। तो सुन फैमिली का एक एल्डर था सुन लिंग, वो वांग लिन के ट्रेजर तो खरीदता है और उसके पास जितने भी जेड वगैरह थे वो सब वांग लिन को दे देता है। लेकिन वांग लिन के पास एक अलग से ट्रेजर था जो कि एंशिएंट इनहेरिटेंस वाला था। वो उस एल्डर को काफी ज्यादा पसंद तो आ चुका था, लेकिन वो खरीदने के उसके पास पैसा नहीं थे। तो वो दिमाग लगाता है कि क्यों ना मैं वांग लिन को मार कर उसका ट्रेजर छीन लो। इस वजह से वो वांग लिन के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, लेकिन वांग लिन उसको दौड़ा दौड़ा कर बहुत मारता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग लिन उस सुन लिंग को दौड़ाते हुए उसके सुन फैमिली के महल तक के आके पहुंच चुका था। यहाँ पर वो एल्डर वांग लिन से कहता है कि तूने ना बहुत बड़ी गलती की है, मेरे महल तक आकर यहाँ पर आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। देखते ही देखते सुन फैमिली के बाकी के एल्डर वगैरह थे ना, वो सब बाहर आकर पहुंच चुके थे और वांग लिन से कहना चाहते हैं कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने हमारे सुन फैमिली के एल्डर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की और हमारी फैमिली के ऊपर लगा वो जो प्रोटेक्शन फॉर्मेशन था उसको भी तूने डिस्ट्रॉय किया। जिस हाथ से तूने हमारा फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय किया, अगर तू उन हाथों को काटने के बाद हमारे सामने झुककर माफी मांगता है तो हम तुझे माफ कर देंगे, वरना टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे तेरे। तो वांग लिन यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ रीजन कि आखिर मैंने तुम्हारे इस एल्डर को क्यों मारा। इसकी मेरे साथ दुश्मनी हुई है ट्रांजैक्शन को लेकर, मतलब मैंने इसको अपना ट्रेजर बेचा है और इसने मेरे सामान को खरीदा है। इसने मेरा सामान खरीद लिया, लेकिन जब मेरे पास कुछ और अच्छे ट्रेजर थे और उसको खरीदने की बारी आई तो इसके पास पैसे कम पड़ गए और पैसे कम पड़ने की वजह से इसने सोचा कि ये मेरी जान ले ले और उसके बाद मेरा ट्रेजर छीन ले। अगर आपको मेरी बातों पर डाउट है तो इसका स्टोरेज बैग चेक कर लो, उसके अंदर मेरा ट्रेजर आपको मिल जाएगा। तो जो मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश करेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। मेरी दुश्मनी इससे है, लेकिन अगर कोई रास्ते में आएगा तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। तो ये सुनने के बाद सुन फैमिली के जितने भी एल्डर थे वो लोग कहने लग जाते हैं कि लगता है कि ये जो वांग लिन बंदा है ना बात सही कह रहा है, क्योंकि हमारा सुन लिंग एल्डर है ही इतनी घटिया हरकत वाला। लेकिन अगर हम किसी जूनियर के सामने एल्डर को झुका देते हैं ना, मतलब इस वांग लिन की बात मानकर हम अपने एल्डर को सजा देते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी डिसरिस्पेक्ट की बात होगी हमारे एल्डर के लिए। तो इसलिए इसको छोड़ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और उसके जरिए उन लोगों ने वांग लिन को उसमें ट्रैप करने की कोशिश की थी। वो लोग यहाँ पर अपना फॉर्मेशन बनाकर वांग लिन को ट्रैप करना शुरू कर चुके थे, लेकिन वांग लिन जैसे अपने ऑरा को एक्टिवेट करता ना, जितने भी फॉर्मेशन के वो जो अटैक थे जो उसको ट्रैप करने के लिए आ रहे थे वो उस तक पहुंच ही नहीं पाते। मानो उसके ऑरा ने यहाँ पर बैरियर क्रिएट कर दिया हो कि उस तक कुछ पहुंच पाना इम्पॉसिबल हो। एल्डर हैरान रह चुका था कि ये क्या हुआ, हमारा फॉर्मेशन इसके ऊपर असर क्यों नहीं कर रहा। और फिर फॉर्मेशन को वांग लिन एक ही सेकंड के अंदर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके खत्म ही कर देता है कि यही बचकाना फॉर्मेशन दिखाकर तुम मुझे ट्रैप करने वाले थे, तुम्हारा फॉर्मेशन इसी औकात का था। और अब जब तुम सभी सुन फैमिली वालों ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर ही दी है तो फिर ठीक है, अब तुम्हारी सारी सुन फैमिली जिम्मेदार होगी जो अब मैं कहर दिखाने वाला हूँ उसका। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए पूरी की पूरी सुन फैमिली के जितना भी बंदे थे ना उसको यहाँ पर अपने सामने झुका कर रख देता। कोई उसके ऑरा के सामने खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। एल्डर दंग रह गया था कि ये है कौन, इसकी पावर है कितनी ज्यादा कि हम इसके सामने खड़े तक नहीं हो पा रहे, ये कर क्या रहा है, ये इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन या फिर असेंडेंट रेल्म के नीचे होगा नहीं, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसके ऑरा का प्रेशर है। और तभी वहां पर सुन फैमिली का जो ग्रैंड एल्डर था वो यहाँ पर वांग लिन के पास आता और कहने लग जाता है कि सीनियर प्लीज अपने गुस्से को शांत कर लीजिए। मैं जानता हूँ कि हमारी सुन फैमिली ने आपको बहुत ज्यादा ऑफेंड कर दिया है जो कि हमें नहीं करना चाहिए था, हम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है। वांग लिन जब उस ग्रैंड एल्डर को देखता है ना सुन फैमिली के, तो उसको ऐसा लगता है कि शायद ये बंदा कमाल का है, ये हो सकता है कि असेंडेंट रेल्म पे हो, क्योंकि असेंडेंट रेल्म को ऑरा उसके अंदर से निकल रहा था। ग्रैंड एल्डर वांग लिन से रिक्वेस्ट करता है कि जो भी अगर आपको दिक्कत हुई ना, आप जो कहेंगे हम आपके लिए करने को तैयार है, बस हमारी सुन फैमिली को बख्श दीजिए आप। तो वांग लिन कहता है कि ठीक है, 2 लाख सेलेस्टियल जेड मेरे हाथों में दो, मैं इस मैटर को शांत कर दूंगा और तुम्हारी सुन फैमिली को छोड़ दूंगा। तो ग्रैंड एल्डर कहता है कि ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इस वजह से वांग लिन अपना गुस्सा शांत कर लेता है। ग्रैंड एल्डर कहता है कि हम आपको दे तो देंगे, लेकिन 2 लाख को एक साथ जमा करना वो थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि हमारी फैमिली उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप हमें 2-3 दिन का टाइम देते हैं तो हम किसी भी तरह से 2 लाख सेलेस्टियल जेड को जमा करने की कोशिश करेंगे। वांग लिन सोच में पड़ जाता है कि ये जो ग्रैंड एल्डर है ना इस सुन फैमिली का, ये मुझे कुछ ठीक बंदा नहीं लग रहा। ये आसानी से मेरी शर्त पे मान भी गया, कहीं इसके पीछे इसका कुछ और मकसद तो नहीं है ना। लेकिन अगर ये कैसे भी करके मुझे 2 लाख सेलेस्टियल जेड दे देता है तो ये तो मेरे लिए फायदे की चीज है। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास 3-4 दिन का टाइम है, उस टाइम के अंदर लाकर मुझे दे देना। तो वांग लिन के जाने के बाद बाकी के जो सन फैमिली के एल्डर थे वो ग्रैंड एल्डर को चिल्लाते हुए कहते हैं कि पागल है क्या, 2 लाख उस बचकाने को क्यों दे रहा है, तुझे पता भी है कि 2 लाख कितने होते हैं। तो ग्रैंड एल्डर कहता है कि हमारी सन फैमिली का जो एंसेस्टर है ना, उसने डायरेक्ट मुझे ऑर्डर दिया था कि जो भी ये बंदा डिमांड करता ना उसकी सारी डिमांड पूरी करनी है, क्योंकि
शायद तुम लोग नहीं जानते कि यह बंदा है कौन। ऑर्डर को पास करो और जैसे हो सकता है उस तरह से बंदोबस्त करो 2 लाख सेलेस्टियल जेड का, और आइंदा कभी भी जहां पर ये दिखे ना वहां से 10 कदम दूर से ही चलना। इसको ऑफेंड करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि ये इतना ज्यादा खतरनाक इंसान है। तो वहीं हम वांग लिन को देख पाते हैं, वो कहने लग जाते हैं कि चलो अच्छा खासा जुगाड़ हो गया सेलेस्टियल जेड का, मुझे जल्द से जल्द उनको एब्जॉर्ब करने के बारे में सोचना चाहिए ताकि मैं अपना ब्रेक थ्रू कर सकूं। वैसे भी अगर सुन फैमिली के किसी भी बंदे ने अब मेरे साथ उंगली करने की कोशिश की ना तो एक एक को काट डालूंगा। मैं इस बार उनको माफ नहीं करने वाला। वांग लिन जैसे ही अपने किराए वाले कमरे में जा रहा था, जिसको कुछ टाइम पहले उसने खरीदा था, कि वहां बैठी वो जो लड़की होती ना, वो वांग लिन को रोक लेती है और कहती है कि रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक लड़का भी वहां पर होता है जो वांग लिन से कहता है कि तुम्हें पता है कल्टीवेटर की मेन काम क्या होता है? हार्ड वर्क करना, मेहनत करना और मेहनत के दम पर आगे बढ़ना, तभी जाकर वो आगे बढ़ पाता है। मैं यहाँ पर रहता हूँ, डेली देखता हूँ ऐसे कल्टीवेटर को जो कि नेटसन सोल लेवल पे हैं और कुछ इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन पर भी हैं, लेकिन तुम तो उनसे भी नीचे हो कोर फॉर्मेशन पे। लेकिन वो लोग कितनी मेहनत करते हो, तुम यहाँ पर खाली इधर उधर घूमते रहते हो। तुम्हारे को कोई दिमाग है कि नहीं है? यहाँ पर रेंट पे तो तुमने कमरा ले लिया, लेकिन कल्टीवेशन करने के लिए लिया है ना। घूमते रहोगे तो काय का कल्टीवेशन करोगे? तुम्हारी तो कल्टीवेशन फिर बढ़ेगी ही नहीं। वो जो सोल होता है वांग लिन के अंदर, वो कहने लग जाता है कि अब एक कैसा बचकाना आदमी है ये। वांग लिन अच्छे कल्टीवेटर को बिना सोचे टुकड़ों में काट देता है, तो इसको कौन सा यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत है। और बड़ा आया एक जूनियर जो कि उससे भी लो लेवल का डिसाइपल है, वांग लिन को सलाह देने वाला। वो जो बंदा होता है वांग लिन को और ज्यादा ज्ञान दे रहा था कि देखो कल्टीवेशन वर्ल्ड ऐसा ही होता है, आगे जितना चाहोगे उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह बहुत सारे ज्ञान दे रहा था। वो अपने आप को बड़ा समझ रहा था, उसको लग रहा था कि वांग लिन उसके सामने लो लेवल का है। तो वांग लिन भी उसके मजे लेते हुए खूब कहता है कि अरे सीनियर बहुत अच्छी ज्ञान दे रहे हो आप, बता दो जो मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। ये बंदा बड़ा अजीब लग रहा था, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कभी ये दिखता है लड़का, कभी दिखता है लड़की। बहुत ही मिस्टीरियस आदमी था, लेकिन फिर भी वांग लिन उसकी बातें बहुत अच्छे से सुन रहा था। और सुनने के बाद वो अपने कमरे के अंदर आ जाता है कि ठीक है ये बंदा उतना बेकार भी तो नहीं है, थोड़ा सा बेवकूफ टाइप का है, लेकिन इसका उतना गलत इंटेंशन तो मुझे नहीं लग रहा। इसके बाद वांग लिन कमरे के अंदर आने के बाद अपना वही सेलेस्टियल जेड को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को थोड़ी और फास्ट कर सके और अपना ब्रेक थ्रू कर सके। जितने वो सेलेस्टियल जेड को एब्जॉर्ब कर रहा था उसकी पावर उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती जाती है। वो कई दिन लगा देता है यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए। काफी देर की मेहनत के बाद वांग लिन यहाँ पर कहने लग जाता है कि असेंडेंट रेल्म पे आने से पहले इतने सेलेस्टियल जेड में तो मेरा कम से कम एक लेवल तो ब्रेक थ्रू हो ही जाता था, लेकिन असेंडेंट के बाद सेलेस्टियल जेड बहुत ज्यादा कंज्यूम करने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लेवल जल्दी ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा। मतलब असेंडेंट के बाद हर एक लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत ही ज्यादा सेलेस्टियल जेड लगेंगे। मुझे तो ये डर है कि अगर मुझे वो 2 लाख सेलेस्टियल जेड मिल गए ना, तब भी मैं असेंडेंट रेल्म के मिडिल स्टेज पे नहीं पहुंच पाऊंगा। असेंडेंट रेल्म के सेकंड स्टेज पे पहुंचने के लिए अनइमेजिनेबल अमाउंट में सेलेस्टियल जेड चाहिए होंगे, इतने की शायद उसकी गिनती भी ना हो। इस तरह से तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा ब्रेक थ्रू करने में। वैसे भी सेलेस्टियल रेल्म भी तो खत्म हो चुका है, मुझे कोई और तरीका मिलता ना जिसके जरिए मैं अपना असेंडेंट रेल्म का सेकंड स्टेज ब्रेक थ्रू कर पाता तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती। तभी वांग लिन के दरवाजे पे एक बंदा आता है जो कि उसी सुन फैमिली का था, और यहाँ पर वो एक काउच के अंदर 2 लाख सेलेस्टियल जेड को लेकर आया हुआ था। वो कहता है कि जैसा आपने कहा था हम 2 लाख को लेकर आ चुके हैं, चाहो तो आप गिन सकते हैं। तो वांग लिन कहता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तू निकल रहे यहाँ से अब। तो ग्रैंड एडर जो था सुन फैमिली का, वो वांग लिन से कहता है कि पिछली बार तो मुलाकात थोड़ी जल्दी जल्दी में खत्म हो गई, मैं आपका नाम तक नहीं पूछ पाया। तो वांग लिन कहता है कि मेरा नाम ज़ूमो है, कुछ और भी पूछना है क्या तेरे को? तो ग्रैंड एडर कहता है कि 7 दिन के अंदर ना एक बहुत ही कमाल का ऑक्शन होने वाला है, और उस ऑक्शन के अंदर मुझे खबर मिली है कि 8 ना एकदम टॉप ग्रेड की डिवाइन पिल आने वाली है। मेरे पास उस ऑक्शन का इनविटेशन भी है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वो इनविटेशन देने के लिए तैयार हूँ। वांग लिन सुनकर हैरान रह गया था कि 8 वो भी डिवाइन पिल, ये तो अच्छी बात है जो मेरे ब्रेक थ्रू करने में काम आ सकती है, लेकिन कहीं इसके पीछे ही कुछ खिचड़ी तो नहीं पका रहा ना ग्रैंड एल्डर। इसके बाद हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर वो जो ग्रैंड एल्डर है ना अपने एंसेस्टर के पास आता है, और यहाँ पर आने के बाद वो सारी चीजें बताने लग गया था कि मैं वांग लिन को जाकर बताने वाला हूँ उसी ऑक्शन के बारे में। तो एंसेस्टर कहता है कि तुझे लगता है कि अगर उसको बता देंगे तो ये हमारे लिए फायदेमंद चीज साबित होगी? तो ग्रैंड एल्डर अपने एंसेस्टर से कहता है कि ये जो डिवाइन पिल है ना वो किसी भी असेंडेंट रेल्म के बंदे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है, और उसके जरिए वो ब्रेक थ्रू कर पाता है। अगर वांग लिन यहाँ पर उसके जरिए अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है ना, तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो असेंडेंट रेल्म पर है। तो एंसेस्टर कहता है कि ठीक है, तुम बता दो सारे के सारे ऑक्शन की डिटेल उसको जाकर। अगर वो असेंडेंट रेल्म के ऊपर नहीं हुआ, उससे आगे हुआ ना, तो उसको डिवाइन पिल की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो ऑक्शन को डायरेक्ट रिजेक्ट कर देगा। और अगर ऐसा हुआ तो हम तुरंत ही अपनी पूरी फैमिली को लेकर ये जगह छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पर असेंडेंट रेल्म से किसी ऊपर के बंदे से पंगा नहीं ले सकते। तो प्रेजेंट टाइम पे वांग लिन जो होता है ना, वहां पर उस ग्रैंड एल्डर से वो ये इनविटेशन कार्ड अपने पास रख लेता है। इसका मतलब वो ग्रैंड एल्डर समझ चुका था कि वांग लिन असेंडेंट रेल्म पर है, क्योंकि अगर वो उसके ऊपर होता तो उसको डिवाइन बिल की जरूरत ही नहीं रहती। और जब वांग लिन ने वो टोकन ले
लिया है इन्विटेशन वाला, तो उसको डिवाइन पिल की जरूरत है, मतलब अपना असेंडेंट रैंप उसके ऊपर ही है मौजूद है वो। वांगलिन कहता है कि इस बात में तुम लोगों की सन फैमिली को माफ कर रहा हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आगे तुम लोग इस तरह की गलती कभी भी नहीं करोगे, मतलब मुझसे पंगा लेने की। वांगलिन तो खुश था कि चलो जुगाड़ हो गया अपना ब्रेक थ्रू करने का। इसके बाद सबसे पहले वो चला जाता है सुनटाई से मिलने के लिए। वांगलिन को देखकर सुनटाई कहता है कि अरे तुम आ गए, आओ बैठो। वांगलिन यहाँ पर सुनटाई को सारी बात बताता है कि उस सुन फैमिली ने मुझे उस ऑक्शन के बारे में इनविटेशन दिया है कि मैं उसमें जा सकता हूँ, लेकिन मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ कि बता इसमें कोई घोटाला तो नहीं है ना, कोई झमेला तो नहीं छुपा हुआ पीछे से जिसमें वो लोग मुझे फंसाने की कोशिश करें। उस ऑक्शन के बारे में कुछ डिटेल दे जरा मुझे, क्योंकि उनकी शक्ल देखकर लगता है ना कि वो काफी ज्यादा किसी न किसी चीज को लेकर डरे हुए हैं। तो सुनटाई कहता है कि डरे हुए क्या, उन सब की फटी पड़ी है, क्योंकि आज से करीब 4 साल पहले इसी प्लैनेट रांजू के एकदम करीब में एक कल्टीवेटर बाहर से कहीं आ गया था जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड लग रहा था। तो इसी रांजू प्लैनेट के कुछ जो पावरफुल फैमिली है ना, उनके कल्टीवेटर निकले और उसको पकड़ने के लिए जा रहे थे ताकि उसको मारकर उसका सामान वगैरह छीन सके। वो जो बाहर से कल्टीवेटर आया था वो यहाँ रांजू प्लैनेट का नहीं था, वो कहीं और का था। उन लोगों ने उस बंदे को मार डाला और उसके पास से ना 8 डिवाइन लेवल की बिल जो थी उसको चुरा लिया। पर जब वो लोग और उस बंदे को चेक करे थे, उसका सामान वगैरह चेक करे थे ना, तो उसके पास से उनको एक टोकन मिला। टोकन पे लिखा हुआ था 1000 इल्यूजनरी प्लैनेट और वहाँ की हुआन फैमिली का वो टोकन था। इसका मतलब जो बंदा यहाँ पर आया था ना, जिसको उन लोगों ने मिलकर मार डाला, वो 1000 इल्यूजनरी प्लैनेट से आता था। वहाँ की हुआन फैमिली जो खतरनाक है सबसे ज्यादा, उस फैमिली का वो बंदा था। तुझे पता भी है कि वो जो हुआन फैमिली है ना, वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। अगर हुआन फैमिली का एक भी बंदा मर जाता है ना किसी के भी हाथों, तो हुआन फैमिली कभी भी शांत नहीं बैठती। उन्होंने पूरा नरसंहार मचा कर रख दिया, हर एक इंसान को मार डाला जिसके ऊपर भी शक लगा कि उन्होंने ही मिलकर उनके फैमिली के एक बंदे की जान ली है। जिसके पास भी उस मरे हुए बंदा जो मर गया था उसका स्टोरेज बैग मिला, उसको मार डाला, उसकी फैमिली को खत्म कर डाला। जिसके पास भी वो पिल वगैरह थी उन सभी को मारकर सबको खत्म कर डाला। वो टोकन और वो पिल अभी भी उन हुआन फैमिली वालों के पास नहीं पहुंची है। वो ना टोकन और पिल एक डेथ वारंट है, मतलब जिसके पास भी होगा मतलब वो अपनी मौत को लेकर घूम रहा है। जैसे हुआन फैमिली को पता चला कि तुम्हारे पास या किसी के पास भी वो टोकन या फिर डिवाइन पिल है ना, तो तुरंत ही वो तुम्हारे पास आकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो 3 बंदे जिन्होंने उस कल्टीवेटर को मारा था ना, तीनों की एकदम हालत खराब है। वो दुनिया से छुप कर रहते हैं ताकि किसी को ना पता चले कि वो कहाँ पर है, इस डर में कि कब कहाँ से हुआन फैमिली का कोई बंदा आकर उनकी जान ना ले ले। तो वांगलिन कहता है कि अच्छा अब समझ में आया ना कि ये ऑक्शन इसलिए कराया जा रहा है ताकि मैं वो डिवाइन पिल को ले लूं और उसके जरिए हुआन फैमिली वालों को लगेगा कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने उनके बंदे को, फैमिली वाले बंदे को मारा है, तो वो लोग मुझे मारकर अपना गुस्सा खत्म करेंगे। यही बात है ना, इसीलिए वो लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। और दोस्तों अभी हमें यहाँ पर इसलिए ये भी समझ में आया कि वो जो सुन फैमिली का एंसेस्टर था ना, उसकी इतनी फटी हुई क्यों थी, क्योंकि असल में सुन फैमिली का एंसेस्टर भी एक इंसान था उन 3 में से जिसने हुआन फैमिली के उस बंदे की जान ली थी। और इसी वजह से उस एंसेस्टर को डर लग रहा था, वो देखना चाह रहा था कि वांगलिन सच में असेंडेंट रेल्म के ऊपर तो नहीं है, क्योंकि अगर वो उसके ऊपर हुआ तो हो सकता है कि वो हुआन फैमिली का होगा, तो वो तुरंत यहाँ से सब कुछ छोड़कर भाग जाएगा अपनी जान बचाने के लिए। सुनटा भी वांगलिन से कहना चाहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो लोग ना जो ब्लेम है जो उन लोगों ने हुआन फैमिली के बंदे को मार कर लिया हुआ अपने सर पर, वो तुम्हारे ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं ताकि आगे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना वो तुम्हें हैंडल करने पड़ जाए। जैसे हुआन फैमिली को लगेगा कि तुम्हारे पास टोकन और वो डिवाइन पिल है, तो वो तुरंत ही तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। सुनटा तो सीधा सीधा वांगलिन से कहता था कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ दोस्त के नाते यही सलाह दूंगा कि इस मैटर में मत पड़ो, फेंको साइड में करो उस ऑप्शन को, तुम गलती से भी उसके अंदर मत जाना, लेकिन अगर तुम्हें जो सही लगता है तुम वो कर सकते हो। वांगलिन भी यहाँ पर सोचने लग गया था कि अगर वो मुझे डिवाइन पिल मिल जाए ना, तो मैं लिटरली कहता हूँ कि डायरेक्ट असेंडेंट रेल्म के मिडिल स्टेज में पहुंच जाऊंगा। अब सीन तो बहुत डेंजर क्रिएट हो गया है, मुझे अगर असेंडेंट रेल्म के मिडिल पे जाना है तो मुझे वो पिल लगेगी क्योंकि सेलेस्टियल जेट से उतना काम नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैंने ये किया तो हुआन फैमिली से मैं बहुत गंदी वाली दुश्मनी मोल ले लूंगा। और मेरा मकसद है डोंगलिन प्लैनेट पे जाना, वहां जाने के लिए मुझे पहले स्ट्रांग बनना है, और स्ट्रांग बनने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये पिल लेनी ही होगी। तो अब मुझे नहीं लगता कि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन है इस पिल को लिए बगैर। तो दिल लगाने गई हुआन फैमिली, मैं तो जा रहा हूँ ये पिल लेने के लिए, देखता हूँ कि वो लोग मेरा क्या ही उखाड़ सकते हैं। अपना वांगलिन सबसे हटके है, उसको क्या ही घंटा फर्क पड़ने वाला किसी हुआन फैमिली से। इसके बाद हम ना उसी 1000 इल्यूजनरी प्लैनेट के अंदर उसी हुआन फैमिली को देखे। वहां का एंसेस्टर था जो कि अपने एक बंदे से कह रहा था कि देखो 4 साल पहले हमारा एक फैमिली का मेंबर मर गया था, तो अभी तक कि उसका जो असली अपराधी था वो सामने निकल कर क्यों नहीं आया, ये मैटर इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है। तो बंदा कहने लग जाता है कि वो जो बंदा जो मरा था हमारी फैमिली का, वो सिर्फ एक ब्रांच का मेंबर था, लेकिन फिर भी उसको ढूंढने के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए हम काफी टाइम से पूरी जान लगाकर लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आपके पास कोई तरीका है तो आप ही बताइए कि हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। एंसेस्टर
कहता है कि देखो कोई भी क्यों ना हो, लेकिन वो हमारी फैमिली का था ना, तो हम इस मसले को ऐसे तो खत्म नहीं कर सकते। जो भी लोग इन्वॉल्व है सबको खत्म कर डालो। मारते जाओ, असल में अपराधी तो कभी ना कभी सामने निकल कर आ ही जाएगा। मेरे ख्याल में हमारी जो हुआमी है ना, उसको ये मैटर दे दो, वही इस मैटर को सॉल्व कर लेगी और असली अपराधी का पता लगा लेगी। क्योंकि वैसे भी वो हमारी फैमिली के लिए कुछ करके दिखाना चाहती है ना, तो ये बेस्ट मौका है उसके लिए कि अगर वो यहाँ पर असली अपराधी को मार डालती है ना, तो उसका नाम हमारी हुआन फैमिली के अंदर बहुत आगे चला जाएगा। तो ये काम उसके जिम्मे देना मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन होगा हमारे लिए। तो सामने जो बंदा था ना, वो कहने लग जाता है कि जब से ये एंसेस्टर हुआमी को यहाँ पर लेकर आया है ना, तब से सारा का सारा ध्यान उसका उसी के ऊपर है। उसको उसने अपना क्लोज डायरेक्ट डिसेबल बना कर रखा है और सारे के सारे मेजर काम उसी को देता है ताकि वही आगे बढ़ सके। बाकियों को तो एंसेस्टर ने भाव तक देना कम कर दिया है। हम देख पाते हैं हुआमी की हल्की सी झलक को, लेकिन क्लियर तरीके से नहीं दिखाया जाता कि वो कौन है। पर ऐसा क्यों लग रहा था कि ये लियोमी हो सकती है, वही लियोमी जो कि वांगलिन की सबसे पुरानी दुश्मन है और वांगलिन ने उसको बहुत बहुत मारा था। वो बंदा अभी भी गुस्से में था कि एंसेस्टर लगता है कुछ ज्यादा पसंद करता है उस हुआमी को, तभी उसके लिए इतने सारे काम करता, सब कुछ उसी को करने के लिए देता रहता है। इसके बाद हम उसी हुआमी को देख पाते हैं। मेरे को ये अभी भी लियोमी ही लग रही है, बस इसके थोड़े से कपड़े चेंज है। और अगर मैं गलत हूं तो आप लोग बता देना मुझे। वो यहाँ पर अपने एक साथी है जिसका नाम हुआन डोंग था, उसको बुलाती है अपने पास और कहने लग जाती है कि देखो तुमने अभी अपना ब्रेक थ्रू किया और तुम अपने असेंडेंट रैंक का जो मिड स्टेज है ना, उसके पीक पर पहुंच चुके हो। तो इसलिए इस ट्रिप पर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि वान फैमिली ने बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी के साथ मुझे ये काम दिया है और ये पहला काम है इस वान फैमिली के लिए मेरा। और मैं नहीं चाहती कि इस काम के अंदर कुछ भी हल्की सी भी गड़बड़ हो, क्योंकि मुझे साबित करना है कि मैं कितनी काबिल हूँ। तो तुम समझ रहे हो ना कि हमें इस मिशन को कितना अच्छे से कंप्लीट करना है। मतलब कि इन लोगों को ढूंढना है उस बंदे को जिसके पास वो डिवाइन पिल होगी और जिसने उसके फैमिली के बंदे को मारा है। मतलब कि अब लियोमी जाएगी वांगलिन के पास और पुराने दुश्मन एक बार फिर से आपस में मिलने वाले हैं। वांगमी कहने लग जाती है उस वान तोंग से कि देखो उस रान्यू प्लैनेट के ऊपर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है ना, वो भी सिर्फ असेंडेंट रैंक के मिडिल स्टेज पे मौजूद है और तुम तो उसके पीक पर हो। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे से कोई भी स्ट्रॉन्ग होगा उस रान्यू प्लैनेट के ऊपर, तो तुम आराम से ये काम कर लोगे। हुआन डोंग भी कहता है कि बिल्कुल हुआन मी, जैसा आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ और आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं फील होगा। ये हुआन डोंग तो अपना अलग ही सपने देख रहा था। वो अपने मन में कहता है कि अगर मैं यहाँ पर हुआन मी का काम ढंग से कर दूं ना, तो उसके दिल में जगह बनाने का ये बेस्ट मौका रहेगा। क्या प्यारी दिखती है, इसके दिल में तो अपने लिए तार बजा कर रहूंगा मैं, इसलिए इसके खाते मेरी जान भी हाजिर है। ये मजनू अब हुआन मी का काम तो बहुत अच्छे से करने वाला है। फिर तो वही हम यहाँ पर उन तीनों बंदों को देख पाते हैं जिन्होंने उस हुआन फैमिली के उस कल्टीवेटर की जान ली थी। ये लोग कहने लग जाते कि हमने ना उस ज़ुमू के बारे में, यानी कि अपने वांगलिन के बारे में काफी सारी जानकारी निकाली है। ये बड़ा ही मिस्टीरियस बंदा है और जितना हमें पता चला है ना कि ये बहुत ही भयंकर तरीके की थंडर पावर को होल्ड करता है। मतलब कुछ डिसेबल ने इसको अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए देखा है, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। अब हालांकि हम तो नहीं जानते कि ये कहां से आया, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल लग रहा है कि शायद ही आया होगा 1000 इल्यूजनरी प्लैनेट से और वहां की हुआन फैमिली का कोई बंदा हो सकता है, क्योंकि वहां के लोग इस तरह की थंडर पावर तो यूज नहीं करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो बस किसी भी तरह से ना ये यहाँ पर वो डिवाइन पिल को ले ले, उसके बाद से हमारे ऊपर जो मुसीबत की घंटी घूम रही है ना, वो उसके सर चली जाएगी। क्योंकि जब ये असेंडेंट रैंक पर है तो उसको ब्रेक थ्रू करने के लिए वो डिवाइन पिल लगेगी ही लगेगी। तो मुझे लगता है कि वो इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं करेगा और आराम से जाएगा ऑक्शन में, क्योंकि वैसे भी इसने टोकन को रिजेक्ट तो नहीं किया, उस इन्विटेशन वाले टोकन को इसने अपने पास रखा है, तो 100% जाने वाला ये ऑक्शन में। हमारा बस इतना काम है कि हमें किसी भी तरह से वो डिवाइन पिल को उस वांगलिन के हाथों में थमाना है। एक बार उसके हाथों में थमा दी जाए ना पिल, उसके बाद हमारी सारी टेंशन खत्म है। और मुझे लगता है कि वो जो ज़ुमू है ना, इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर हुआन फैमिली के कुछ बंदे आएंगे उसको मारने के लिए, तो वो कुछ तो कुछ जलवा दिखाई देगा, या तो वो मर जाएगा या फिर वो उनकी वाट लगा देगा। लेकिन अगर बाय चांस वो मर जाता है और बिल्कुल ही यूजलेस निकलता है, मतलब हुआन फैमिली के बंदे और एक बार के अंदर उन्होंने अगर उस ज़ुमू की जान ले ली ना, तो हम तो फिर यहाँ पर लटक गए, क्योंकि फिर हुआन फैमिली वाले हमारे रान्यू प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि यही प्लैनेट पे आकर उनका फैमिली मेंबर मारा था, तो वो पूरे प्लैनेट को ही बर्बाद कर देंगे इस बार। तो वो जो एंसेस्टर था स्टोन फैमिली का, वो कहता है कि इस चीज को करने का ना एक ही तरीका है, एक काम करते हैं, उस जो ज़ुमू है ना उसकी काबिलियत को टेस्ट करते हैं। अगर वो काबिल हुआ तो हमें समझ में आ जाएगा कि हुआन फैमिली के बंदों से वो मुकाबला कर सकता है। तो एंसेस्टर जो था ना, वो तुरंत ही चला जाता है वांगलिन के पास और उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था। एक धमाकेदार और मस्त वाली वो एंट्री मार कर यहाँ पर आया हुआ था और यहाँ पर आते साथ ही वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और वांगलिन के सामने आकर वो खड़ा हो चुका था। उसकी पावर को एक्टिवेट करते साथ ही पूरा जो इलाका था ना, वो तहस नहस होने लग गया था। उसके पास
पास भी एक कमाल की टेक्निक थी जिस वजह से सब कुछ पानी पानी होने लगता है, लेकिन उसके अटैक को वांगलिन आराम से झेल जाता है। तो बाहर जो बंदा बैठा रहता है ना वो जल्दी से वहां पर आता है और अपने प्रोटेक्शन बैरियर लगाते हुए वांगलिन से कहता है कि देखो तुम अंदर चले जाओ, मुझे नहीं पता कि ये बंदा बाहर से कौन आया जो यहाँ पर तोड़फोड़ मचा रहा है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तुम इसके काबिल नहीं हो, तो तुम्हें साइड हो जाना चाहिए। मैं उसको रोकने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि असल में आया क्यों है यहाँ पर। तो वांगलिन उस बंदे से कहता है कि देख तू साइड हो जा पहले, क्योंकि तू नहीं जानता कि ये है कौन है, ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मैटर मुझे संभाल लेते हैं, मैं इसको हैंडल कर लूंगा। लेकिन वो बंदा नहीं सुनता और यहाँ पर उस एंसेस्टर से कहने लग जाते हैं कि देखो मैं सुन फैमिली का मेंबर हूँ, बताओ कि तुम हो कौन और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो एंसेस्टर जो होता है वो कहने लग जाता है कि अबे तेरी तो सुन फैमिली से आता है और अपनी ही फैमिली के एंसेस्टर को नहीं पहचानता। वो एंसेस्टर तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और खाली अपना हल्का सा पावर का नमूना दिखाता है उस बंदे को और उसको अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाकर उसको ऐसे डरावनी चीज दिखा रहा था कि उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तो ये देखकर जल्दी से वांगलिन आता है उस बंदे को बचाने के लिए और बीच में आकर उस एंसेस्टर के अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर चुका था, जिस वजह से उस बंदे की जान बच जाती है, वरना तो वो मर गया होता अभी। तो ये होते साथ ही वो जो एंसेस्टर था तुरंत ही वांगलिन को वहां से उठाता है, वहां से लेकर भाग जाता है दूसरी जगह पर और यहाँ पर आकर वो सीधा वांगलिन से फाइट करने लग गया था। अब वो यहाँ पर वांगलिन की काबिलियत देखना चाह रहा था कि सच में वांगलिन है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो जब वांगलिन के ऊपर कोई अटैक करेगा तो वांगलिन थोड़ी ना खाली मुंह देखेगा, वो भी तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उसके सभी अटैक का जवाब देने लग गया था। वांगलिन और एंसेस्टर के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है, जहाँ वांगलिन अपनी थंडर पावर को यूज करता, अपने थंडर ड्रैगन को समन कर लेता और उसके जरिए वो बजाया जा रहा था उसी एंसेस्टर की। एंसेस्टर अटैक तो करता है, लेकिन जब भी वांगलिन के स्ट्रॉन्ग वाले अटैक होते हैं ना, उसको देखकर वो थोड़ा सा हैरान भी रहता और थोड़ा सा इंप्रेस भी हो जाता कि सच में मुझे लगा था ये ज़ूम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन ये है बड़ा कमाल का, मजा आ रहा है इसके साथ फाइट करके। तो वांगलिन अपने सारे अटैक को यूज करता, खूब मारता है उस एंसेस्टर को। एंसेस्टर भी इसको अच्छी टक्कर तो दे रहा था, लेकिन एंसेस्टर भी लग रहा था कि कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगा और कुछ ही टाइम के अंदर वो हार जाता है। वो कहने लग जाता है कि मानना पड़ेगा, ये जो ज़ूम है ना बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है, लगता है कि मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। जब हुआन फैमिली वाले यहाँ पर आएंगे ना तो वो उनकी बचा सकता है। तो इसके बाद वो खुद ही यहाँ पर वांगलिन से कहने लग जाता है कि देखो फेलो कल्टीवेटर, मैं ना मेरा नाम सुनजी है और मैंने तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो तुमसे कोई दुश्मनी नहीं रखता, मैं तो बस ऐसे ही हल्का सा तुम्हें टेस्ट करना चाह रहा था, इससे तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा था। तुमने हमारी सुन फैमिली के एक बंदे को बचाया था ना, तो उस टाइम मैं तुम्हारा शुक्रिया नहीं कर पाया, तो उसका शुक्रिया करने के लिए मैं यहाँ पर आया, मेरे पास तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट भी है, तो तुम उसको एक्सेप्ट कर लो, तो ये अच्छी बात होगी। वांगलिन जब उस स्टोरेज बैग को देखता है कि इसके अंदर क्या हो सकता है, तो वो तुरंत ही उस बैग को अपने पास रख लेता है कि रहने दे भाई, बाद में देखूंगा अंदर क्या है। इसके बाद वो जो एंसेस्टर था वांगलिन से कहता है कि देखो मेरा असल में यहाँ पर आने का मकसद ना कुछ और था, मैं तुम्हें उस ऑक्शन के बारे में बताने के लिए आया था। मैं सोचा कि तुम्हारे साथ उस ऑक्शन के अंदर जाऊं, मुझे पता चला कि तुम भी ऑक्शन में जाने वाले हो ना, तो मैं सोचा था कि वहां ले जाऊं तो अच्छी बात होगी, क्योंकि तुम पहली बार यहाँ पर आया, तुम हमारे मेहमान हो, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ का ऑक्शन कैसा होता है वो सारी चीजें मैं तुम्हें दिखाऊं। तो अब ऑक्शन शुरू ही होने वाला था, तो वांगलिन उस ऑक्शन हाउस के पास आ जाता है जहाँ उसके साथ वो एंसेस्टर भी शामिल था। एंसेस्टर खुश की वांगलिन मेरे प्लान में फंसता जा रहा है, जबकि उसको नहीं पता कि वांगलिन को सब कुछ पता है, लेकिन वो जानबूझकर इस प्लान के अंदर शामिल हुआ है। लेकिन सुनटा ये देखकर थोड़ा सा परेशान हो गया था कि जब मैंने वांगलिन को सारी सच्चाई बता दी तो फिर भी अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ पर क्यों आया, ये सठिया उठिया गया क्या उसको मौत से डर नहीं लगता, इतना ज्यादा ये अपने आप को होशियार समझ रहा है। तो जैसे ही ऑक्शन हाउस के अंदर वांगलिन उस एंसेस्टर के साथ आता ना, वहां पर वो बंदा भी मौजूद था जो कि उस टाइम एंसेस्टर के सामने आकर खड़ा हो गया था वांगलिन को बचाने के लिए। तो वो देखकर हैरान रह चुका था कि ये क्या हुआ, कुछ टाइम पहले तो दोनों लड़ रहे थे, अब दोनों की दोस्ती हो गई। मुझे तो लगता है ना कि ये ज़ूमू जैसा दिखता है, अंदर से कुछ और ही बंदा है, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग को मैं इसको पहचान ना रहा हूँ। वांगलिन और एंसेस्टर यहाँ पर आपस में बैठे होते हैं और यहाँ पर ऑक्शन के जो भी बेकार की मतलब दूसरी चीजें है ना वो सब बिक चुकी थी और आय का जो सबसे फाइनल प्रोडक्ट आने वाला था ऑक्शन के सेल में वो था वो ये डिवाइन पिल। तो एंसेस्टर थोड़ा सा वांगलिन को डिटेल बताने लगता है कि वो जो पिल है ना, मैं तुम्हें पहले बता देना चाहता हूँ कि वो हमारे प्लानेट रान्यू का नहीं है, वो बाहर से आया हुआ है और बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। तो वांगलिन कहता है कि देखो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कहानियां सुनना या फिर बैकग्राउंड स्टोरी जानने में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वांगलिन सारी की सारी चीजें ऑलरेडी जानता है, तो उसको मतलब ही क्या सब कुछ वापस से सुनकर। तो एंसेस्टर भी कहता है कि अरे वाह, फिर तो अच्छी बात है कि मुझे तुम्हें कुछ ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम इस पिल को खरीदोगे, ये तो मुझे लग रहा है कि तुम इसको खरीदने वाले हो, क्योंकि वो है तो बहुत कमाल की चीज और तुम्हारे वो खूब काम आएगी। इसके बाद एक लड़की होती है जो यहाँ पर कहती है कि सारे सामान तो बिक गए हैं, अब आखिरी में बची हुई है वो है डिवाइन पिल, तो लगाइए अपनी बोली को शुरू कीजिए, देखते हैं कि कौन ये डिवाइन पिल को आज खरीद पाता है। ये पिल बहुत कमाल की है और एक सिर्फ जो असेंडेंट रैंक का कल्टीवेटर है ना, वही इसको एब्जॉर्ब कर सकता है इस पिल की पावर को, तो उससे नीचे वाले तो इसको खरीदने की गलती ना ही कीजिए, क्योंकि जगह पे वो इंसान मारा जाएगा अगर असेंडेंट रैंक के नीचे किसी ने भी इसको खरीदने की कोशिश की, इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश की तो। और इसकी जो स्टार्टिंग कीमत है ना पिल की, वो है 10,000 सेलेस्टियल जेड। अब ऑक्शन तो शुरू हो गया था, लेकिन तीन फैमिली, जिन तीनों के एंसेस्टर ने मिलकर उस वन फैमिली के बंदे को मारा था ना, वो तीनों फैमिली एक भी बोली लगाती ही नहीं, जबकि सबसे ज्यादा पैसा उनके पास ही है, सेलेस्टियल जेड ज्यादा उनके पास ही है, लेकिन उनको पता था कि पिल को खरीदने का अंजाम क्या हो सकता है, तो वो लोग बोली ही नहीं लगाते। इस वजह से बाकियों को भी शक जा रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है कि इतनी बड़ी फैमिली वाले इस पे बोली क्यों नहीं लगा रहे। लिटरली
लिटरली कोई बिडर आता ही नहीं, मतलब कोई बोली लगाता ही नहीं उस पिल के ऊपर, सबकी सबकी फटी पड़ी थी। वो लड़की यहाँ पर वार्निंग देती है कि देखिए काफी टाइम से मैं कह रही हूँ अगर कोई भी यहाँ पर बोली नहीं लगाता है ना तो ये जो डिवाइन पिल है वो अनसोल्ड चली जाएगी। मैं आखिरी बार कहती हूँ किसी को अगर ये डिवाइन पिल खरीदनी है तो बोली लगा सकता है। इसकी कीमत सिर्फ 10,000 ही सेलेस्टियल जेड है। एंसेस्टर यहाँ पर जब से वांग लिन को ही देख रहा था कि अबे यार मैं तो उम्मीद लगा कर रखा था कि ये वांग लिन इस पिल को खरीदेगा, अब अगर इसने नहीं खरीदा ना तो फिर तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। वो अपने मन में सोचा था कि अबे वांग लिन खरीद जल्दी खरीद इसको तू। सबके मुंह पर ताला लगा हुआ था, सब इसी उम्मीद में लगे थे कि प्लीज वांग लिन इस पिल को खरीद ले, क्योंकि उनको पता था कि वांग लिन ही खरीदेगा ये पिल को, वरना उसके अलावा कोई भी नहीं खरीदेगा। और अगर वांग लिन ही नहीं खरीदता है तो सबका प्लान फेल होने वाला था। और तब आखिरी में वांग लिन कहता है कि ठीक है मैं लगाता हूँ उसके ऊपर कीमत, मुझे चाहिए वो डिवाइन पिल, लेकिन मैं कीमत दूंगा 1 सेलेस्टियल जेड। क्या और फार्मिंग की है वांग लिन ने कि अब कोई कीमत नहीं लगा रहा तो चल 1 में देना है तो देना, तो फिर कल्टी मार। मजा ही आ गया ये चीज देखकर। तो जिस कमाल के सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।